नमस्कार, स्वागत है आप पर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक की बात। प्रधान शिक्षक के लिए दायर केस का ओरल ऑर्डर आ गया है और इस ओरल ऑर्डर के माध्यम से अलग-अलग कहानियां गढ़ी जा रही हैं, अलग-अलग शिक्षकों के द्वारा। जितनी मुंह उतनी बातें। इस केस का आखिर प्रधान शिक्षकों के वेतन पर प्रभाव क्या होगा? क्या इससे वेतन बढ़ेगा या जहां है वहीं रुक जाएगा? क्या ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी है केस में चले जाना? क्या ये जल्दीबाजी है या क्या यह होना चाहिए था? आखिर इस ओरल ऑर्डर में है क्या? क्यों कुछ वर्ग इससे दुखी हैं और कुछ ने कहा कि नहीं, ये होना चाहिए था? क्योंकि 30,500 कहीं न कहीं सम्मानजनक वेतन नहीं है। पहले आप सम्मानजनक वेतन की तरफ चलें। चलिए, पहले हम इस ओरल ऑर्डर का विश्लेषण करते हैं और इसको आप तक पहुँचाते हैं कि आखिर ये ओरल ऑर्डर कह क्या रहा है। अगर केस पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये जयप्रकाश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स पे है। अब इसी पे ओरल ऑर्डर माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। अब इसको हम बिंदुवार आप तक हिंदी में ट्रांसलेट करके पहुंचाएंगे। कोई असुविधा आपको नहीं होगी। इस अंग्रेजी से आपको घबराने की और भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कलिष्ठ अंग्रेजी होती है। आपको जो कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, चलिए हम देखते हैं पहले इस पहले बिंदु को। पहले बिंदु में क्या कहा गया है? पहले बिंदु में बताया गया है कि माननीय न्यायालय ने श्री ललित किशोर वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना, जिनकी सहायता श्री मृत्युंजय कुमार याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा की गई, तथा श्री अब्बास हैदर एससी को भी सुना गया। इसमें यह कहा गया। अब देखा जाए तो दूसरे में क्या कहा गया है? दूसरे बिंदु में जो व्यवस्था बनाई गई है और जो बात बताई गई है, क्या याचिकाकर्ता का आपको क्वेरी है, ये दूसरे बिंदु में कहा गया है। तो इस दूसरे बिंदु में जो याचिकाकर्ता की क्वेरीज है, उसको कहा गया है कि रीट याचिकाकर्ताओं के इस समूह ने, यानी जो लोग, जो ग्रुप उसमें है, न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और प्रतिवादियों को निर्देश देने की प्रार्थना की है कि बिहार वित्त विभाग पटना से परामर्श करके प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक का उचित एवं सम्मानजनक मूल वेतन निर्धारित किया जाए, जैसा कि बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 9 के अंतर्गत प्रावधानित है। यहाँ नियम 9 की बात की गई है। यहाँ डिमांड किया गया है कि उस आपको नियम 9 के अनुकूल जो 2024 में है, उसके अनुसार आपको एक मैट्रिक्स टेबल आपको बनाई जाए। उसके अनुसार कहा गया है कि अंतर्गत प्रावधानित है, तथा बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करके नए नए नियुक्त होकर सरकारी प्राथमिक विद्यालय में योगदान देने वाले प्रधान शिक्षकों की याचिकाकर्ताओं हेतु एक फिटमेंट मैट्रिक्स यानी तालिका तैयार कर या निर्गत की जाए, जिनकी सेवा अब उक्त प्रधान शिक्षक नियमावली के प्रावधानों के आपको द्वारा शासित है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि एक फिटमेंट मैट्रिक्स हेड टीचर्स और जो पिटिशनर हैं उनके लिए आपको बनाई जाए, जो अभी फ्रेश अपॉइंट हुए हैं और उन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया है। पहली डिमांड यहाँ उनकी डिमांड ही पहली है कि आपको उसके लिए फिटमेंट मैट्रिक्स बनाई जाए। बाद में सारी डिमांड है कि सम्मानजनक वेतन, और उन्होंने रूल का हवाला दिया है कि ये रूल आपको हेड टीचर आपको 2024 में कहा गया है, और उसमें कहा गया है कि फाइनेंशियल या फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके एक फिटमेंट मैट्रिक्स तैयार की जाएगी। पहला डिमांड उनका यही है। चलते हैं दूसरे बिंदु के बाद हम तीसरे बिंदु पे। तीसरे बिंदु में क्या कहा गया है, समझने की जरूरत है। ये कुछ हम जल्दीबाजी में इस चीज का विश्लेषण करके और दुखी हो रहे हैं, पहले इसको समझने की आवश्यकता है। तीसरे बिंदु में कहा गया है कि उक्त प्रार्थना के अतिरिक्त बिसाइड द फॉरसेड प्रेयर, यानी उस दूसरे नंबर जो बिंदु पे यानी डिमांड की गई है, उसके अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। उसके अतिरिक्त स्मार पत्र 4208 दिनांक 22/11/2025 में निहित आदेशों को भी चुनौती दी गई है, जहां तक उसका संबंध उन प्रधान शिक्षकों याचिकाकर्ताओं से है जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, जिसके द्वारा यह आदेशित किया गया है कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय शिक्षक को भी एक्सक्लूसिव शिक्षकों की तरह वेतन संरक्षण प्रदान किया जाए। उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने एक समान आपको यानी समान मूल वेतन उपलब्ध कराने के भी निर्देश की मांग की है। ध्यान रखने की जरूरत है, ये सिर्फ यही एक मांग नहीं है, ये एक अतिरिक्त मांग है जिसपे सब लोगों ने हंगामा मचाया है। ऐसा है नहीं, ये अलग मांग है। मैं कोई पक्षकार नहीं हूं याचिकाकर्ता का, मैं इसका एक आपको
निष्पक्ष विश्लेषण कर रहा हूं। चौथे पे ज्यादा हंगामा लोगों ने मचाया है और उन लोगों को लगता है कि इससे वेतन की जो प्रक्रिया है अवरुद्ध हो जाएगी और उतना ही वेतन मिलेगा, जबकि ऐसा है नहीं। पहले चौथे बिंदु को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे और बात करेंगे। चौथे बिंदु में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस आवेदन को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत किया कि प्रधान शिक्षक का पद क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। आपको उन्होंने कहा कि यह एक प्रशासनिक पद है तथा याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उत्तीर्ण करने के बाद हुई है, परंतु प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 30,500 पर निर्धारित किया गया है, जबकि कई स्थानीय निकाय शिक्षकों, प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों तथा एक्सक्लूसिव शिक्षकों जो प्रधान शिक्षक के सहायक हैं का मूल वेतन प्रधान शिक्षक से अधिक है, अर्थात 33,870। उस विद्यालय में जहां यानी यहां सबसे अगर लास्ट अगर हाईएस्ट वेतन अगर गेटिंग स्थिति को बताया जा रहा है जो एक एक्सक्लूसिव टीचर के द्वारा या नियोजित शिक्षक या सहायक शिक्षक के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, उसकी बात यहाँ कही है 33,870 प्राप्त किया जा रहा है, उसके लोग वहां पदस्थापित हैं। अतः प्रधान शिक्षक का जो 30,500 मूल वेतन उचित सम्मानजनक मूल वेतन नहीं है, इसलिए स्थायी आपको कहा गया है कि ये आपको अव्यवहारिक है और आपको सम्मानजनक मूल वेतन यह नहीं है, यह व्यवहारिक नहीं है। अब पांचवी स्थिति में क्या है, पांचवी में क्या कहा गया, प्रतिवादियों की ओर से प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल किया जाए आज से 4 सप्ताह के भीतर प्राथमिकता बात में के आधार पर इसको कहा गया। अब छठे में है इस बिंदु को अगर सूचीबद्ध 16(2) को सूचीबद्ध किया गया है। सातवां में क्या कहा गया है कि मीन वाइल में बी यूटिलाइज यानी सातवें में कहा इसी बीच याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को आवश्यकता होने पर प्रत्युत्तर शपथ पत्र उत्तर में प्रतिक्रिया उत्तर दाखिल करने हेतु समय का उपयोग करने की अनुमति होगी। अब इसमें कहा गया है कि इस टाइम में जो भी प्रत्युत्तर यानी रेस्पोंडेंट है वो क्या है, आपको वो इसके लिए आपको एफिडेविट दायर काउंटर एफिडेविट दायर कर सकता है अगर उसके लिए है। अब यहां देखा जाए सबसे अगर जो लोग सबसे ज्यादा हंगामा कर रहे हैं और हंगामा क्या कर रहे हैं कि वो लोग कंफ्यूज हैं कहीं ना कहीं कि हमारा वेतन उन शिक्षकों के समान हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। नहीं साहब, ऐसा है नहीं। सबसे पहला अगर पहले डिमांड को देखा जाए तो सबसे पहले डिमांड की गई है कि जो रूल 9 के तहत हेड टीचर 2024 के तहत बताया गया है कि पहले यह कहा गया है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर है नहीं, ये डिमांड क्या क्या है ये सारी चीजें बताई गई है। रूल 9 के तरह जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके उनका एक पे मैट्रिक्स फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल तैयार करने की बात है। ये डिमांड सबसे पहला डिमांड यही है। इसके बाद इसके सपोर्टिंग स्थिति में भी कहा गया है कि इन लोगों की नियुक्ति परीक्षा से हुई है और ये जहां बहाल हुए हैं उसके बाद जो वकील ने जिरह किया है 2000 यहाँ 4,208 को भी यहाँ बताया गया है और चूंकि एक्सप्लोर किया गया है कोर्ट में इस चीज को, ऐसे ये यहाँ कुछ शॉर्ट में कुछ चीजें लिख दी गई है, लेकिन एक्सप्लोर किया भी गया है कि वो लोग सभी लोग एक साथ नियोजित के रूप में ही थे और ये लोग नियोजित से विशिष्ट हुए, विशिष्ट से ये लोग प्रधान शिक्षक हो गए, लेकिन जो सहायक है उनका वेतन कहीं इनसे अधिक हो गया, लेकिन अब उसको कम से कम सम्मानजनक किया जाए। इस सम्मानजनक व्यवस्था में लोग ये केवल 4 नंबर बिंदु को पकड़कर और इस 33,870 को पकड़कर कि हमारा वेतन यहीं तो कहीं नहीं रुक जाएगा, लेकिन कहा गया है कि सबसे पहले पहला डिमांड, दूसरा डिमांड, तीसरा डिमांड, इस तरह से क्रमवार डिमांड है। यहां कोई ऑर्डर स्पष्ट हुआ नहीं है, केवल मांग पत्र को रखकर हम निर्णय पे नहीं पहुंच सकते हैं कि हमारा जो वेतन निर्धारण का क्या स्थिति, चूंकि जो रिस्पोंडेंट के वकील है उन्होंने इसको कहा है कि विभाग से इसके बारे में कंसल्ट करते हैं और इस पे विभागीय स्तर पे इसको सही करते हैं। 4 सप्ताह का वक्त दिया गया है, 1 महीने का वक्त दिया गया है और फिर 16 फरवरी को इसकी सुनवाई की बात की गई है। अब यहां खुश होने की जरूरत है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ स्टेप तो लिए गए हैं। विभाग अगर कोई चीज नहीं कर रहा है तो कोर्ट के माध्यम से अभी तक फिटमेंट मैट्रिक्स तैयार आपका नहीं है, तो उस पहला डिमांड तो फिटमेंट मैट्रिक्स है। ऐसा नहीं है कि 33,870 पे आपको जाके रोक देना है, वह उस व्यवस्था में एक बात एड ऑन है, एक बात उसमें और बताई गई है, यानी उस फिटमेंट मैट्रिक्स को और मजबूत
किया गया है कि अलग अलग दो अलग अलग डिमांड को रखकर। तो ऐसा है नहीं कि ये कोर्ट में जो भी गए हैं वो उन्होंने गलत कुछ किया है। अगर विभाग ने बहाल कर दिया है विदाउट फिटमेंट मैट्रिक्स और एक ही साथ परीक्षा में बैठने वाला जो फेल हो गया उसको वेतन ज्यादा है और जो लोग पास होकर वहां अपने ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अपने ड्यूटी को डिलीवर कर रहे हैं, वो कम वेतन पा रहे हैं। तो इसको न्यायालय के समक्ष ले जाना कहीं से अनुचित नहीं है। पहला डिमांड फिटमेंट मैट्रिक्स का है जिसको, और अगर देखा जाए तो जब न्यायालय निर्णय देगा तो क्रमवार निर्णय देगा और सबको कनेक्ट करके देगा। और तो पहला डिमांड है कि एक फिटमेंट मैट्रिक्स तैयार किया जाए और उसमें ये भाई सारी चीजों को कोर्ट में स्पष्ट किया गया है अधिवक्ताओं के द्वारा, और जो रिस्पोंडेंट के वकील है उनके द्वारा भी ये चीजें कही गई है। इसको देखा, हम विभागीय स्तर पे देख रहे हैं और वो काउंटर एफिडेविट वो इसके लिए भरेंगे। तो काउंटर एफिडेविट उनको जस्टिफिकेशन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, यानी आपका फिटमेंट मैट्रिक्स तैयार होगा या वो कहेंगे कि तैयार हो रहा है, इतने दिन में तैयार हो जाएगा। अभी फिटमेंट मैट्रिक्स ही आपका नहीं है। तो इन सारी बातों को जस्टिफाई विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो ये कहीं से अनुचित नहीं है और इसमें बहुत घबराने की आवश्यकता है नहीं। वेट एंड वॉच की स्थिति में रहनी है। तो मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।